नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। इस शो में होगी 24 घंटे की सबसे बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर चाइना पहुंच गए हैं और वहां उनके राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो वहीं कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। 3 दिवसीय चीन यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आपसी विश्वास को मजबूत बनाने के और भारत एवं चीन की सीमाओं पर शांति बनाए रखने के बारे में चर्चा की। दोनों देशों के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद के कारण रिश्तों में अक्सर खटास की स्थिति देखने को मिलती रही है। पहली बार किसी चीनी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर बीजिंग से बाहर इस स्तर की चर्चा की है। इस बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता जैसे वैश्विक मुद्दे शामिल हैं। विदेश सचिव एस जयशंकर ने मीडिया को 90 मिनट तक चली शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता के बारे में जानकारी दी। उससे पहले और तमाम देशों का दौरा हुआ है। हम मानते हैं कि ये देश की तरक्की और देश के आम लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने में, गरीबों तक विकास की रोशनी पहुंचाने में प्रधानमंत्री जी के ये प्रयास मदद करेंगे। हालांकि विदेश सचिव ने कोई सवाल नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में विश्वास को मजबूत करने और नजदीकियां बढ़ाने के मामले में चर्चा हुई। पूरे देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उस्ताद योजना की लॉन्चिंग बनारस से राजनीतिक विश्लेषक इसे 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उस्ताद योजना के तहत देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए उनके हुनर को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के तहत वो लोग जो अपने परंपरागत कारीगरी में उस्ताद हैं, उनके सहारे नए उस्ताद को तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इनके निर्यात के लिए, इनके बाजार के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र से इस महत्वपूर्ण योजना की लॉन्चिंग हो, ताकि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार का महज नारा भर नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने बताया कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप उनका मंत्रालय अभी दे रहा है और उसको बढ़ाने की लगातार कोशिशें जारी है। केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे संदेश साफ जाए कि सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार के लिए महज नारा भर नहीं है। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत कुमार सिन्हा की कोलगेट और 2G मामले के आरोपियों के साथ मुलाकात को अनुचित ठहराते हुए आज उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को अनुचित बताया है। न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि आरोपों में दम है कि सिन्हा ने मामले के जांच अधिकारियों की अनुपस्थिति में इन लोगों से मुलाकात की। पीठ ने सीवीसी से कहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर 6 जुलाई से पहले एक रिपोर्ट दायर करें। पीठ ने कहा है कि हमें इस निवेदन में दम नजर आता है कि सीबीआई निदेशक द्वारा जांच अधिकारियों की अनुपस्थिति में इन लोगों से मुलाकात करना अनुचित है। पीठ ने सिन्हा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें सिन्हा ने कथित झूठी गवाही को लेकर वकील प्रशांत भूषण को अभियोजन की मांग की थी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से बोला है कि वो कोर्ट की मदद करें और कुछ चीजें उनको रेफर करी हैं कि वो इसको देखकर कोर्ट को बताएं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने गैर सरकारी संगठन की तरफ से याचिका दायर कर कोल आवंटन मामले में इस जांच को कथित तौर पर प्रभावित करने के मामले की जांच को एसआईटी से कराने की मांग की थी। अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली सरकार पर मानहानि करने पर मीडिया संस्थान पर केस दर्ज करने और कार्रवाई करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि बीते 6 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये सर्कुलर जारी किया था और इसे जारी करते हुए केजरीवाल सरकार ने गृह और कानून सचिवों को गलत खबरों पर कार्रवाई करने की ताकत दी थी। दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों से कहा था कि अगर मीडिया संस्थान कोई ऐसी खबर दिखाते या प्रकाशित करते हैं जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की छवि खराब होती है तो वे प्रधान सचिव गृह के पास इसकी शिकायत दर्ज कराएं और जिससे दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। ये तुगलकी डिसीजन है, इन पर रोक लगनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में मीडिया का काम क्रिटिसिज्म करना है। आशीष जोशी को हटाया गया दिल्ली डायलॉग कमीशन से, क्योंकि आप अपने जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट के लोगों को इस प्राइवेट तरीके से बैकरूम से लोगों को लाना चाहते हैं। मीडिया इसको एक्सपोज करेगा और इसलिए आप मीडिया से डरते हैं और डराना चाहते हैं।
इसके तहत आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मीडिया संस्थान पर केस दर्ज करने की बात कही गई थी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले छात्रों को इस बार प्रीलिम्स में सीसेट का पेपर देना होगा। यूपीएससी ने पहले ही परीक्षा के नियमों का ऐलान कर दिया है। नियमों के मुताबिक छात्रों को सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जनरल स्टडीज की परीक्षा देनी होगी। सीसेट में एप्टीट्यूड टेस्ट से सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर में अभ्यर्थियों को कम से कम 33% नंबर लाने जरूरी होते हैं। इस बार सीसेट के इंग्लिश टेस्ट से जुड़े इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन स्किल्स के हिस्से को अलग रखा जाएगा। वहीं डीओपीटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने सीसेट से जुड़े सभी पहलुओं को समझने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 2014 में एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया था, जिसके बाद छात्र विरोध में सड़क पर उतर आए थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यूँ मान लीजिए हमने लाठियां खाई, इतना संघर्ष किया और आज ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। कोई स्टूडेंट यदि ह्यूमैनिटी सेक्शन से है, वो मेहनत कर रहा है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद इंजीनियरिंग करने वाले मार्क्स निकाल ले जाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हिंदी भाषी छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए सीसेट को हटाने की मांग की थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिंडन नदी, काली नदी और कृष्णा नदी में फैल रहे पोल्यूशन को लेकर भारत सरकार और यूपी सरकार को एक नोटिस जारी कर ये आदेश दिया है कि वो 14 जुलाई तक इन नदियों को लेकर इमरजेंसी प्लान की जानकारी एनजीटी के समक्ष पेश करें। आपको बता दें कि हिंडन नदी, काली नदी और कृष्णा नदी का पानी बेहद दूषित है और कुछ ऐसी इकाइयां हैं जिनके दूषित पानी की वजह से लगातार जल स्तर बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। आम जनजीवन को पर असर पड़ रहा है और नई नई बीमारियां इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों और जानवरों में देखने को मिल रही हैं। इसी चीज को लेकर एक PIL एनजीटी में दाखिल की गई थी। उसी की सुनवाई करते हुए आज एनजीटी ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वो यूपी पोल्यूशन बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड इस चीज का हलफनामा कोर्ट में दाखिल करें कि इन नदियों को लेकर क्या इमरजेंसी प्लान अभी तक तैयार किया गया है। 14 जुलाई तक यूपी पोल्यूशन बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। देखना होगा कि एनजीटी का अगला रुख इस मामले में क्या होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही किसानों को अब जमीन वापस नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मुआवजा तय किया था वही मुआवजा किसानों को मिलेगा। अब एक नजर डालते हैं आखिर नोएडा एक्सटेंशन विवाद था क्या। ग्रेटर नोएडा के 65 गांव की जमीन पर करीब 100 प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में 2.5 लाख फ्लैट बन रहे हैं। फ्लैट की अनुमानित कीमत करीब 37,500 करोड़ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2008 में किसानों से जमीन अधिग्रहित की। 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई। किसानों को 64% ज्यादा मुआवजा और 10% विकसित जमीन देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नोएडा एक्सटेंशन के किसान मायूस हैं। किसान शुक्रवार को किसान महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। किसानों का साफ कहना है कि हक के लिए अगर उन्हें आंदोलन करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन की तेलंगाना यात्रा पर हैं, जिसमें वे आदिलाबाद जिले में 15 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे और किसानों से मुलाकात कर उनकी हालत जानेंगे। तेलंगाना यात्रा में राहुल गांधी किसानों के उन परिवार से मिलेंगे जिन्होंने तेलंगाना में खेती पर संकट की वजह से खुदकुशी कर ली थी। साथ ही इस यात्रा में राहुल गांधी किसानों को संबोधित भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण का श्रेय लेने और आक्रामक अभियान चलाने के बावजूद कांग्रेस पिछले साल यहां से विधानसभा चुनाव हार गई थी। जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद राहुल गांधी की तेलंगाना में ये पहली यात्रा है। इस यात्रा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को अभी कुछ दिन और पेट्रोल और डीजल के संकट से जूझना पड़ेगा। कई रिफाइनरियों में मेंटेनेंस के काम के चलते ये संकट आया है। मथुरा और बरौनी रिफाइनरी में ब्रेकडाउन होने से प्रदेश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई थी। इसके अलावा बीना की रिफाइनरी में भी मेंटेनेंस का काम होने से आपूर्ति थम सी गई थी। इस कारण पूरे प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कमी हो गई थी, लेकिन अब इसे ठीक कर लिया गया है। लेकिन अभी भी पंप तक पहुंचने और स्थिति को सामान्य होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे।
डिमांड भी एकदम से बढ़ गई है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, पावर की कमी की वजह से डीजल के ऊपर हम लोग सारे जनरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है, कोई क्राइसिस प्रोडक्ट की नहीं है, स्कैरसिटी जरूर है। 2-4 दिन के अंदर में ये जो स्कैरसिटी है ये भी खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर शहरों में प्रदूषण के मद्देनजर यूरो 4 तेल की आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम शहरों में ये तेल अब भी इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से शहरों में पेट्रोल का संकट बना हुआ है। अमरोहा में वॉशिंग प्लांट्स के केमिकल ने पेयजल को जहरीला बना दिया है, जिसके चलते गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि अमरोहा में 300 से ज्यादा वॉशिंग प्लांट से निकलने वाला पानी यहाँ के पेयजल को जहरीला बना रहा है और इसके चलते टीबी व कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन इससे बेखबर है। इन प्लांट से निकलने वाला खतरनाक केमिकल्स की मात्रा पेयजल में लगातार बढ़ रही है और लोग यही दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जो कार्टन गैस के कारखाने हैं वो अपने जो वॉशिंग प्लांट हैं जिनको धोने के बाद में वो जमीन में पानी को डाल देते हैं, दूषित पानी को, जिसकी वजह से वहाँ पर तरह तरह के लोग मतलब गंदा पानी पीने से तरह तरह की बीमारियाँ जैसे पीलिया, कैंसर और इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियाँ पैदा होती चली जा रही हैं। दूषित पानी पीकर यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन इस खतरे को समझने वाला कोई नहीं है। सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे जहरीले प्लांट्स पर कार्रवाई होगी। भूकंप के खतरे को देखते हुए कानपुर देहात में अब जर्जर इमारतों में चल रहे स्कूलों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल पिछले भूकंप के बाद एक दीवार गिरने से एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई थी और उसके बाद अब शिक्षा विभाग नींद से जागा है और बीएसए ने अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर उन स्कूली भवनों का निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिनके भवन जर्जर अवस्था में हैं। साथ ही उन स्कूलों के आसपास की जर्जर इमारतों को भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे भूकंप आने की स्थिति में नौनिहालों को सुरक्षित रखा जा सके। खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है विभागीय नियमों के अंतर्गत उन ध्वस्त निष्प्रयोज्य भवनों को ध्वस्त करा दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो। लेकिन सवाल ये है कि कानपुर देहात में जर्जर इमारतों में चल रहे स्कूलों की तादाद बहुत अधिक है और अगर इन्हें ध्वस्त किया गया तो पहले से ही पटरी से उतरी हुई प्राइमरी व्यवस्था और ज्यादा बदतर हो सकती है। यूपी सरकार की समाजवादी साइकिल सहायता योजना पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया है। मुरादाबाद में श्रम विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि दलालों को साइकिल बांटी जा रही है। मुरादाबाद में श्रम विभाग पर आरोप लगा है कि उसके कर्मचारियों की मिलीभगत से मजदूरों को मुफ्त में दी जाने वाली साइकिलें दलालों को दे दी गईं। आरोप है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की शय पर दलाल साइकिलों के एवज में पात्र लोगों से 1500 से 2000 रुपए तक वसूल रहे हैं। मामले का खुलासा हुआ तब जब मूढ़ा पांडे ब्लॉक के अहमदपुर गांव में अबरार नाम के शख्स के घर पर कई सरकारी साइकिलें रखी मिली और अबरार इन्हें पैसे लेकर बांट रहा था। अबरार के मुताबिक उसने अधिकारियों को इन साइकिलों के बदले काफी पैसे दिए हैं। साइकिलों का फॉर्म भरे आएंगे, भाई साइकिलें मिलेंगी आपको, 600 रुपए हमें दो तुम। तो वो 600 हमने दिए। जब कल हमारे पापा आए हैं तो उन्होंने 1600 रुपए मांगे उनसे। किस बात के? बोले साइकिल लेके जाइयो, जब 1600 रुपए दे गया वो साइकिल ले जाइयो। मैंने जिलाधिकारी मुरादाबाद को इसमें गहन जांच करके और तथ्य पता करने के लिए कहा है। इसमें जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। मामले का खुलासा होने के बाद से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में 2 बाइक सवारों के आतंक से एक परिवार खौफ में जीने को मजबूर है। यहां लगे सीसीटीवी में 2 संदिग्धों की तस्वीर कैद हुई। दरअसल ये परिवार यहां के पूर्व पार्षद हरिमोहन कौशिक का है, जिनकी हत्या कुछ दिन पहले कर दी गई थी। इस मामले में 2 शूटर पकड़े गए थे और इस मामले में कल केस की तारीख है और परिवार के लोगों की गवाही होनी है। लेकिन गवाही के पहले ही 2 संदिग्ध युवक 3 से घर का चक्कर लगा रहे हैं, जिसके चलते परिवार के लोग दहशत में। परिजनों ने पुलिस पर भी मामले में हिला हवाली करने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कलयुगी प्रोफेसर की छात्रों ने जमकर खबर ली। संगीत विभाग में पदस्थ प्रोफेसर धर्मपाल पर छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके साथ ही नाराज छात्र छात्राएं प्रोफेसर के आवास पर पहुंचे तो वहां पर प्रोफेसर किसी और छात्रों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद छात्र प्रोफेसर को अर्धनग्न हालत में पीटते हुए थाने ले गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है।
मेरठ के एनएस कॉलेज में हिंदी की प्रवक्ता कौशल रानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप प्रवक्ता के सौतेले बेटे पर लगा है। मामला आज सुबह का है, जब प्रवक्ता कौशल रानी घर से कॉलेज आ रही थी। इसी दौरान उनके सौतेले बेटे वरुण ने उनके सिर पर गोली मार दी और फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कॉलेज के छात्रों ने घटना की सूचना शिक्षकों को और पुलिस को दी, जिसके बाद कौशल रानी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पैदल आते समय इनको गेट पर एक व्यक्ति, जिसे अब इनके परिजन बता रहे हैं कि पहले भी अटेम्प्ट कर चुका है, इनके परिवार का ही सदस्य है, तो उसके द्वारा इस पर अटैक किया गया। कंपनी पे एक गोली लगी है और घायल अवस्था में इनको जसवंतपुर में एडमिट कराया गया। यहाँ इनको डॉक्टर द्वारा डेड घोषित किया गया है। तहरीर प्राप्त करके और जो तथ्य है उसके आधार पर हम तत्काल कार्रवाई करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी वरुण इससे पहले भी अपनी सौतेली मां पर जानलेवा हमला कर चुका है, लेकिन वो बाल बाल बच गई थी। अलीगढ़ में एएमयू की पूर्व छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अलीगढ़ के सिविल लाइन में बने अलहम्द अपार्टमेंट के फ्लैट में एएमयू की पूर्व छात्रा का शव मिलने से सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट संख्या C8 के दरवाजे पे लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा अशमा का शव पड़ा था। अशमा के भाई सलमान ने बताया कि बीते बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अशमा से बात हुई और शनिवार से ही उसका मोबाइल बंद जा रहा था। अशमा के कमरे से उसका टैब और करीब 45,000 रुपए गायब है। अशमा द्वारा अलीगढ़ के नामी गिरामी एक होटल मालिक पर छेड़छाड़ के आरोप में थाना सिविल लाइन में पहले ही मुकदमा चल रहा है, जिसको देखकर अशमा के भाई सलमान ने उसी होटल स्वामी पर हत्या का शक जाहिर किया है। तो हमें तो मतलब कि संदेह क्या यकीन है कि मर्डर हुआ है इसका। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में चुप है और तमाम सबूतों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है।